साथियों, आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा दिसंबर में 6 और 7 दिसंबर को प्रस्तावित है और जनवरी में प्रस्तावित है आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा। ऐसे में साथियों, आधुनिक इतिहास से जो जीएस के अंतर्गत आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। और ये जो भी प्रश्न साथियों आप देख पा रहे हैं, इन प्रश्नों को आयोग ने कम से कम जो है 5 से 6 बार रिपीट किया है, तो इन प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना सर्वाधिक है। तो आप लोग इस क्लास को 1-2 बार अगर अच्छे से देख लेते हैं, तो आसानी से आप इन प्रश्नों को याद कर पाएंगे। और इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम ग्रुप का, आप उससे भी जरूर जुड़ जाइए और इस पीडीएफ को भी आप जो है प्राप्त कर लीजिए। साथियों, हम लोग प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग पहले प्रश्न की बात करते हैं, तो कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। देखिए, कैबिनेट मिशन की साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, तो कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च को आया था 1946 में। इसके अध्यक्ष जो है पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर इसके एक अन्य सदस्य थे और स्टेफर्ड क्रिप्स इसके एक सदस्य थे। तो ये आता है 1946 में, और ये बेसिकली जो है संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा को गठित करने की बात करता है। और इसके साथ ही जब ये आया था भारत में, तो उस समय पे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो अबुल कलाम आजाद थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। देखिए, 1946 में हमारी अंतरिम सरकार गठित हुई थी, और उसमें एक क्वेश्चन देखिए ये भी पूछा जाता है कि जो सरकार गठित हुई थी अंतरिम सरकार, उसमें उपाध्यक्ष का पद किसको मिला था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। क्वेश्चन यही पूछा जाता है साथियों। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अध्यक्ष कौन बने थे, तो अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और इसमें अगर हम लोग बात करें कि इसका सदस्य कौन नहीं था, तो राधा कृष्ण इसके सदस्य नहीं है। बाकी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम जो हैं, ये सभी इसके सदस्य थे। तो ये सभी जो भी साथियों प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, और देखिए जहां पर एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। तो आप इस क्लास को 1-2 बार अगर देख लेते हैं अच्छे से, तो आसानी से आपको जो है ये चीजें याद हो जाएंगी। आगे मैं आपको पॉलिटी में भी क्लासेस प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग चैनल से भी अवश्य जुड़ जाइए, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसकी बात करें तो जेबी कृपलानी जो है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो यही जो है इन कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे, जेबी कृपलानी। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। और रेगुलेटिंग एक्ट के साथ 1973 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में आया था, और इसमें कहा गया था कि एक जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी, और इसकी स्थापना जो है 1774 में हुई थी। अगर हम लोग बात करें स्थापना कब हुई, तो 1774 में। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे इसके जो है पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सी ऑप्शन सही है, एलिजा इम्पे इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। देखिए, जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक है, इसी को हम माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। और उस समय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो भारत के गवर्नर जनरल थे, या वायसराय आप कह सकते हैं। और देखिए, ये जो योजना थी बेसिकली ये भारत के विभाजन को लेकर थी और स्वतंत्रता देने को लेकर थी। मतलब क्वेश्चन देखिए ये बनता है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या भारत विभाजन को स्वीकृत किया गया था, तो नहीं, कैबिनेट मिशन योजना के तहत साथियों भारत का विभाजन नहीं स्वीकार किया गया था। भारत का विभाजन सबसे पहले इसी योजना ने स्वीकार किया था। इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, या भारतीय स्वाधीनता विधेयक भी आप इसे कह सकते हो। तो ये प्रस्तुत हुआ था 3 जून को। ये 3 जून को साथियों प्रस्तुत हुआ था 1947। और जो है 18 जुलाई को आप जो देख रहे हैं, ये ब्रिटिश संसद से पारित हो जाता है। और 18 जुलाई को जब ये पारित हो जाता है, तो फिर जो है ये निश्चित हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। और ये साथियों जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की जो है व्यवस्था की गई थी। तो 1909 की जब हम लोग साथियों बात करते हैं भारत शासन अधिनियम में, तो इसमें देखिए मुख्य जो इसकी विशेषता है कि सांप्रदायिक जो है प्रतिनिधित्व इसकी मुख्य विशेषता थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की अगर हम लोग बात करें, तो किसी जो है धर्म विशेष के लिए और किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए ये व्यवस्था की जाती है, आरक्षित कर दिया जाता है उस सीट को, और वहां पर वोट भी वही उसी धर्म के या उसी जाति के लोग वोट करते हैं। यही जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, और इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। ये 1909 का जो है अधिनियम है, और इसके तहत इसकी जो मुख्य विशेषता है साथियों, अगर 1909 से कोई भी प्रश्न बनता है तो यही पूछा जाता है कि जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस जो है अधिनियम के द्वारा की गई, तो 1909 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
6 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 7वां क्वेश्चन है, भारत में कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ये देखिए एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्हें उन्होंने करजन के जो प्रशासन है, करजन के प्रशासन को औरंगजेब से तुलना करी है। करजन का अगर हम लोग टाइम पीरियड देखते हैं साथियों तो 1898 से 1905 के आसपास इनका जो है टाइम पीरियड रहता है। और इन्हीं के समय पे जो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ था, तो वो करजन के टाइम पे ही हुआ था। करजन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किसने करी है? जी के गोखले ने की है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पुरातत्व विभाग था जो 1904 में बना था, ये पुरातत्व विभाग साथियों 1904 में बना है। और ये जो है विभाग बना है, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो लॉर्ड कर्जन इसका सही ऑप्शन हो जाता है। ये विभाग जो है 1904 में बना था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में बना था। और जो प्राचीन चीजें थी उनको संरक्षित करने के लिए इस विभाग की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो ये देखिए 1932 में स्थापित हुआ था। आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली बात तो 1932 में स्थापित हुआ, स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने स्थापना की थी। ठीक है, तो ये चीजें साथियों आपको याद रखनी है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों हम लोग बात करते हैं, किस वायसराय की हत्या अंडमान द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तब जो है अंडमान द्वीप समूह में किस वायसराय की हत्या हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है साथियों, पूछा भी जाता है। और इसके जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे वो लॉर्ड मेयो हैं। और लॉर्ड मेयो से रिलेटेड देखिए एक और प्रश्न पूछा था कि पहली बार जनगणना जो है किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो जो है 1872 1772 होगा। 1772 में साथियों सबसे पहले जो है मेयो के टाइम पीरियड में ही पहली बार जनगणना कराई गई थी। व्यवस्थित जनगणना हम लोग देखते हैं ये 81 से शुरू होता है। तो ये चीजें साथियों आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो किस जो है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, नहीं ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो ये जो श्वेत विद्रोह देख रहे हैं साथियों, ये जो है अगर मैं इस पे बात करूं तो ये 1883 का इल्बर्ट विल विवाद है। और आप सभी को पता है कि उस टाइम पे जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। और रिपन ने क्या किया था कि भारतीय न्यायाधीशों को भी वो शक्तियां दे दी थी कि वो जो है अंग्रेजों के भी मुकदमों को सुन सकें। तो ऐसे में जो जितने भी अंग्रेज थे, जितने भी, देखिए यहीं पे श्वेत लिखा है ना, श्वेत से हमें तात्पर्य अंग्रेज का लेना है। तो देखो ब्रिटिश भारत में मतलब अगर अंग्रेज विद्रोह कर रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी। तो वजह यही थी कि ये अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि उनके मुकदमे जो है भारतीय न्यायाधीश सुने, भारतीय जज सुने। तो उसी को लेकर ये श्वेत विद्रोह हुआ था और ये लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में हुआ था। इसका ये करेक्ट आंसर है। रिपन का अगर हम लोग टाइम पीरियड बात करते हैं साथियों 1880 से जो है 84 तक होता है, 1880 से 84 तक। और इन्होंने जो है जो प्रेस एक्ट था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, उसको समाप्त किया था। और ये कह सकते हो कि स्थानीय स्वशासन के जनक हैं भारत में लॉर्ड रिपन। तो इनसे संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने जो है संबोधित किया था? देखिए जब माउंटबेटन योजना आई और ये स्वीकार कर लिया गया कि भारत का विभाजन अब होना तय है लगभग, तो गांधी जी ने बहुत प्रयास किया था कि भारत का विभाजन न हो। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यदि कांग्रेस ये विभाजन स्वीकार करती है तो ये विभाजन मेरी लाश पर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी गांधी जी का याद रखना है। और वन मैन बाउंड्री फोर्स, चूंकि इन्हें माउंटबेटन ने कहा था गांधी जी की इस जो है इस चीज को देखते हुए कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हो, इसलिए माउंटबेटन ने इनको जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी थी। ये चीज आपको याद रखना है। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसको कहा गया? महात्मा गांधी को कहा गया। किसने कहा? माउंटबेटन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग बात कर लेते हैं। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, भारतीय जनरल थे, गवर्नर जनरल होगा यहाँ पे। तो साथियों यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आपको याद रखना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय पे माउंटबेटन को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। लेकिन अगर जब तक क्वेश्चन में साथियों भारतीय गवर्नर जनरल ना लिखा रहे तब तक आपको जो है माउंटबेटन ही लगाना है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही थे।
आपको ये याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, वो सी राजगोपालाचारी थे, और यही जो है अंतिम भी थे, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल के पद को ही समाप्त कर दिया गया था। तो ये हो गया साथियों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 क्वेश्चन होगा। हाँ, यहाँ तक तो हम लोग 14 क्वेश्चन है साथियों। 14 क्वेश्चन के साथियों अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिलाने के लिए दिया गया है, मैच करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड डलहौजी है, और एक सेकंड, यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी है, विलियम बैटिंग है, और रिपन है, कर्जन है, और यहाँ पे इनके द्वारा जो विशेष कार्य किए गए हैं साथियों उनको यहाँ पर दिया गया है। तो सती प्रथा का निषेध साथियों कौन करते हैं? अगर हम लोग बात करें सती प्रथा का निषेध करते हैं विलियम बैटिंग। और ये कब हुआ था? सती प्रथा का निषेध साथियों हुआ था 1829 में। मैं डेट भी आपको बता देता हूँ, ये 4 दिसंबर की डेट है। अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है तो ऐसे में ये पूछा जा सकता है कि डेट वगैरह पूछ लेते हैं। और नियम 17 था साथियों, नियम 17 कहते हैं इसको। रूल 17 के तहत सती प्रथा को बैन किया गया था। पहले बंगाल में किया गया, बाद में जो है पूरे भारत में कर दिया गया था। और इसके बाद साथियों स्वायत्त शासन, मैंने आपको पहले ही चर्चा किया कि स्वायत्त शासन जो है इससे संबंधित है। रिपन ने ही सबसे पहले जो है स्वायत्त शासन की शुरुआत की थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें साथियों व्यपगत का सिद्धांत है। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1905 में जो है बंगाल को विभाजित कर दिया था। और आप सभी को पता होगा कि फिर जो है जॉर्ज पंचम भारत आए थे 1911 में, इन्होंने बंगाल के विभाजन को कैंसिल कर दिया था। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। एक ऑप्शन बच जाता है व्यपगत का सिद्धांत। साथियों व्यपगत के सिद्धांत को ही हड़प नीति भी कहते हैं, इसी को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। और ये जो है ये लॉर्ड डलहौजी का है। और देखिए इसी के तहत इसने जो है सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, झांसी, नागपुर, अवध, इन सभी जो है सिंध वगैरह, इन सभी को जो है इसी के तहत जो है इसमें अपने जो है ब्रिटिश साम्राज्य में इसने मिला लिया था। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले ऑप्शन में डी आएगा, और सेकंड में जो है बी, ए आ जाएगा, थर्ड में जो है बी, और फोर्थ में जो है सी रहेगा। अगर आप इसको मैच करते हैं तो ये इस हिसाब से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट साथियों हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर ये 15 है, और 15 क्वेश्चन में साथियों हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? तो महात्मा गांधी के अगर साथियों जीवनीकार की हम लोग बात करते हैं तो जीवनीकार महात्मा गांधी के हैं लुई फिशर। लुई फिशर इनके जीवनीकार हैं। 1942 में जो आंदोलन हुआ उसमें जो है गांधी जी के साथ रहे ये। और 1930 के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसे नमक सत्याग्रह भी आप कहते हो, उसमें जो है वेब मिलर उनके साथ में थे। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 1930 में उनके साथ कौन था, तो वेब मिलर थे। ये सभी क्या है, ये एक तरीके से पत्रकार हैं। और लुई फिशर जो है इनके जीवनीकार हैं। महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन है? लुई फिशर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट साथियों फिर से देखिए यहाँ पे सुमेल करने के लिए आ गया है, सुमेलित करना है। यहाँ पे जो है नाम है लेखक के, और यहाँ पे जो है इनके बुक्स के नाम दिए गए हैं। तो वैलेंटाइन शिरोल जो है इसमें कहा गया है कि कौन सा एक सुमेलित है। तो सुमेलित में साथियों देखेंगे तो देखिए वैलेंटाइन शिरोल की पुस्तक नहीं है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल जो ये बुक है ये एससी बोस की है, सुभाष चंद्र बोस की किताब है इंडियन स्ट्रगल। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये पुस्तक है साथियों, ये पुस्तक रफीक जकारिया की है। ये सही है, ये ऑप्शन बी सही है। बाकी एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक भी पूछता है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक साथियों राजेंद्र प्रसाद की है। अगर आपसे पूछे इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। और यहाँ पे साथियों इंडियन अनरेस्ट जो है ये वैलेंटाइन शिरोल की पुस्तक है। और बीडी सावरकर की इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, 1857 पर उनकी लिखी गई ये प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसी पुस्तक में सबसे पहले बीडी सावरकर ने जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक साथियों इंडियन स्ट्रगल है, ये मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे। और ये चीजें आप देख सकते हैं। इसमें बी ऑप्शन सही जो है सुमेलित है, रफीक जकारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट साथियों हम लोग 17 प्रश्न पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है लिखी थी? देखिए इनकी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है भारत के इतिहास को जानने की। और जब ये अहमदाबाद फोर्ट जेल में थे तो वहां पर इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखी थी। तो ये साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। और
अगला क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है, किसने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिसमें जो है जो नरमपंथी या जो उदारवादी नेता थे उनकी आलोचना इसमें की गई है, और ये जो है औरोबिंदो घोष का है। आपको बस ये याद रखना है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, इस शीर्षक से किसने जो है लेख लिखे हैं, औरोबिंदो घोष ने लिखे हैं। इसमें मुख्य रूप से उदारवादी नेताओं की जो है चर्चा की गई है, उनकी जो है कार्यशैली को जो है आलोचना की गई है। और चूंकि आप सभी को पता है जो औरोबिंदो घोष हैं ये क्या है, ये एक जो है उग्रवादी नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, और बाकी इन्होंने जो है उदारवादी नेताओं की जो है इसमें आलोचना करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की साथ हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में साथियों जब हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन ये है, इसमें भी देखिए कौन सा मैच नहीं है वो देखना है हमें। अरविंदो घोष हैं, वंदे मातरम इनकी पत्रिका है, ये तो सही है। और गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह नहीं है। एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया और एक कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट की जो है पत्रिकाएं हैं। महात्मा गांधी की पत्रिका है यंग इंडिया। तो इस चीज को भी साथियों आपको याद रखना है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और एक कॉमनवेल्थ है, महात्मा गांधी यंग इंडिया, औरोबिंदो घोष वंदे मातरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोटिस कर लेना। औरोबिंदो घोष वंदे मातरम, और गोपाल कृष्ण गोखले का सत्याग्रह नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें भी देखिए मैच करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे हैं बीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, एसबी चौधरी, अशोक मेहता। तो देखिए यहाँ पे पुस्तकें दी गई हैं इनकी, द ग्रेट रिबेलियन, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैंने आपको बताया इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी बुक है, ये जो है बीडी सावरकर की पुस्तक है। और अब हम बात कर लेते हैं साथियों आरसी मजूमदार की पुस्तक। तो आरसी मजूमदार की पुस्तक है द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आरसी मजूमदार की पुस्तक है। और इसमें जो है हम लोग देखते हैं अशोक मेहता की पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन, और एक बच जाता है एसबी चौधरी, द सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 18 होगा 1857 से 59। तो ये साथियों जो आप देख रहे हैं, ये इसमें दो पुस्तकें आप याद रखिएगा, द ग्रेट रिबेलियन ये जो है अशोक मेहता की पुस्तक, और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी आप याद रखिएगा, ये बीडी सावरकर की पुस्तक है। मैच करते हैं तो आप इसमें पहले में 2 आ जाएगा, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है, 2, 3 और जो है 4, 1। इसका पीडीएफ साथियों मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, तो वहां से आप इसको देख पाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है। तो इसमें साथियों जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका सरकारी इतिहास साथियों एस.एन. सेन ने लिखा था। एस.एन. सेन ने इसका सरकारी इतिहास लिखा था, और इन्हीं की पुस्तक है ये 1857। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, 1857 जो पुस्तक है ये सरकारी इतिहास है 1857 की क्रांति का, और इसके राइटर हैं एस.एन. सेन। नेक्स्ट साथियों हम लोग प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 21 तक हो गया है हमारा। देखिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं साथियों आपके लिए और ले आऊंगा। अगर आपको ये पसंद आएगा, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको अन्य विषयों के भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, एंसेंट, मिडवल, और जो है मैं आपको जो है पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटी के भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये पसंद आता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग बात कर लेते हैं, और ये सभी जो भी साथियों आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सभी देखिए लगभग यूपी पीसीएस ने इसको 4 से 5 बार रिपीट किया हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें भी साथियों देखिए मैच करने के लिए ही दिया है। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे साथियों राजेंद्र प्रसाद हैं, दिलीप मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी और महात्मा गांधी हैं। इनकी पुस्तक अ नेशन इन मेकिंग इंडिया डिवाइडेड, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, टेररिस्ट। देखिए राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, मैंने आपको शुरू में ही बताया था इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, राजेंद्र प्रसाद की है। और यहाँ पे जो है महात्मा गांधी की पुस्तक जो है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। और एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक साथियों अ नेशन इन मेकिंग है। दिलीप मुखर्जी की टेररिस्ट पुस्तक है। तो ये चीजें आप इसको मैच कर सकते हैं, इसको आप याद रखना है। पहले में आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे में चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, अभी वो दिख नहीं रहा है आपको। यहाँ पे आपको साथियों सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए साथियों नीचे पत्रिकाओं की सूची दी गई है, उनमें से किसका संबंध जो है एनी बेसेंट से है। तो एनी बेसेंट की पत्रिकाओं को साथियों मैंने आपको बताया था, ये तो महात्मा गांधी का है, और जो है ये न्यू इंडिया हो गया और कॉमनवेल्थ हो गया। तो यहाँ पे साथियों 1 और 4 इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, 1 और 4 यहाँ पे है, तो 1 और 4 इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट साथियों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। तो प्रसिद्ध
गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? इसकी रचना साथियों मोहम्मद इकबाल ने की थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपने सुना भी होगा इस गाने को। तो इसकी रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी। इसको आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद, और जो है न्यू इंडिया एनी बेसेंट, तहजीब उल अखलाक ये मोहम्मद अली जिन्ना, समाज कौमुदी। सर जो समाज कौमुदी है, देखिए ये 1821 ईस्वी में ये राजा राम मोहन रॉय ने प्रकाशित की थी। और इसमें मुख्य रूप से सती प्रथा का जो है विरोध किया गया था। और सती प्रथा का विरोध किया गया, ये बंगाली भाषा में थी, ये बंगाली लैंग्वेज में पत्रिका थी इनकी। और तहजीबुल अखलाक की साथ हम लोग बात करते हैं तो ये गलत मैच है। ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं है, ये जो है सैयद अहमद खान का है। और सैयद अहमद खान की जो पत्रिका है वो तहजीब उल अखलाक है। ठीक है, न्यू इंडिया मैंने आपको बताया ये एनी बेसेंट का ही है। अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, ये बहुत ही फेमस पत्रिकाएं हैं। इसमें आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पे जो है सैयद अहमद खान हो जाएंगे। यहाँ पे सैयद अहमद खान को आपको मोहम्मद अली जिन्ना के जगह पर कर लेना है, बाकी सब चीजें इसमें सही हैं। बंगाल गजट की साथियों बात करें तो ये साप्ताहिक पत्र था, मतलब सप्ताह में एक बार आता था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 28 नंबर। साथियों देखिए मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? ये पत्रिका साथियों जो है बी आर अम्बेडकर ने स्टार्ट करी थी। ये 1927 की पत्रिका है। और बहिष्कृत भारत 1927 में इन्होंने प्रकाशित किया था। मराठी भाषा की है। और किसने किया था? तो बी आर अम्बेडकर ने किया था। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं साथियों, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो आनंद मठ साथियों आप सभी को पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। और इसमें मुख्य रूप से जो चर्चा की गई है वो सन्यासी विद्रोह पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट साथियों दिया हुआ है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इसको जो है क्या करना है? काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए साथियों हम लोग देख लेते हैं, ये गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता साथियों ये है 5 मार्च 1931 का। 5 मार्च 1931 की घटना ये है। और इसके बाद साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, सांप्रदायिक पंचाट है, नेहरू रिपोर्ट है। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 का है। नेहरू रिपोर्ट 1928 मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। देखिए पहले बात तो पहले सबसे पहले जो है गांधी इरविन समझौता नहीं, सबसे पहले जो है नेहरू रिपोर्ट होगा 1928 में। 1928 के बाद साथियों 4 ऑप्शन किसमें है? तो 2 में आ गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसके बाद 1 आएगा, मतलब गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च 1931 की घटना है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये सितंबर में हुआ था साथियों 1931 में, सितंबर 1931 में हुआ था। और फिर जो है हम लोग सांप्रदायिक पंचाट की बात करते हैं, ये 1932 की घटना है। सांप्रदायिक पंचाट जो है रैमजे मैकडोनल्ड, वो आप सभी को पता होगा कि दलितों के लिए भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है व्यवस्था कर रहे थे। इसका विरोध गांधी जी ने किया था और इसी वजह से गांधी जी और जो है अम्बेडकर जी के बीच में 1932 ईस्वी में 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। तो ये उससे संबंधित है। तो यहाँ पे साथियों जब हम लोग देखते हैं तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 की है, इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है। देखिए ये समझौता जो है मुख्य रूप से नमक कानून को लेकर था। और नमक कानून तो एक जरिया था, और भी कई चीजें थी जो गांधी जी जो है जिसमें इरविन से बात करना चाहते थे। तो ये समझौता हुआ था और फिर इसी समझौते में ये डिस्कशन हुआ था कि गांधी जी यानी कि कांग्रेस जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, हिस्सा लेंगे। और ये लोग फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए भी थे, आपको पता होगा। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, 1931 में हुआ था। और ये चीजें साथियों इसका जो है डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए सही जो है उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पे देखेंगे अगस्त प्रस्ताव ये 1940 का है। और क्रिप्स मिशन जो है ये 1942 की है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये आया था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं मंत्रिमंडल मिशन, ये जो है साथियों मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट मिशन ही है। ये मंत्रिमंडल जो यहाँ पे लिखा है वो कैबिनेट मिशन ही है। ये 1946 का है कैबिनेट मिशन। विवल प्लान जो है ये 1945 का है। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो है 1 होगा, 1 के बाद फिर 3 आएगा, 1 3, इसके बाद जो है 4 2, 1 3 4 2, इसका सी ऑप्शन साथियों सही है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 31 नंबर पे। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित
नीचे 4 जो है घटनाएं वर्णित हैं, घटनाओं को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। और यहाँ पे साथियों हम लोग इसको देख लेते हैं घटनाओं को। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, मैंने आपको बताया कि ये सितंबर की बात है, सितंबर 1931 की बात है। भगत सिंह को फांसी साथियों दी गई थी, आप सभी को याद होगा 23 मार्च 1931 में। और गांधी इरविन समझौता, मैंने आपको बताया कि ये घटना है 5 मार्च की, 5 मार्च 1931 की घटना है। और राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कराची अधिवेशन, कराची जो इनका अधिवेशन है साथियों, ये कराची सम्मेलन हुआ था 1931 में। ये मार्च का ही है, लास्ट 29 मार्च की घटना है ये, 29 मार्च में जो है इसकी अध्यक्षता आप सभी को पता है कि वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित चर्चा की गई थी, और मौलिक अधिकारों से संबंधित चर्चा जो है आप सभी को पता है नेहरू रिपोर्ट में भी की गई थी। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकारों की चर्चा जो है मतलब गुलाम भारत में कब कब की गई थी, तो ये क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं। तो यहाँ पे साथियों हम लोग देख लेते हैं ये प्रश्न, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन सी घटना हो रही है, 5 मार्च वाली घटना हो रही है, मतलब गांधी और इरविन के बीच समझौता हो रहा है। इसके बाद साथियों हम लोग देखते हैं फिर भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को, तो 4-3 होगा। इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कराची सम्मेलन, ये 29 मार्च का। साथियों आप देख रहे हैं कितना कम गैप है, मतलब आप देखिए एक घटना 5 मार्च की है, एक घटना 23 मार्च की है, एक घटना 29 मार्च की है, मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और लास्ट में देखते हैं सितंबर जो है 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो इसमें 4-3-2-1 होना चाहिए। यहाँ पे साथियों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए जो है कोड से सही उत्तर को चुनना है। अमृतसर घटना, चंपारण आंदोलन, चौरी चौरा घटना, मोपला विद्रोह। तो यहाँ पे साथियों हम लोग देखते हैं चंपारण जो आंदोलन है ये 1917 का है, महात्मा गांधी का पहला जो है ये आप कह सकते हो 1917 का है, ये पहला सत्याग्रह था 1917 ईस्वी में। मोपला विद्रोह 1921 में है, केरल में हुआ था। चौरी चौरा घटना जो है ये गोरखपुर की है, 1922 की घटना है। तो ये साथियों आप देख सकते हैं अमृतसर घटना, ये अमृतसर घटना मेरे ख्याल से साथियों जलियांवाला बाग घटना की बात हो रही है, तो ये 1919 की है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है 1917 की घटना हो रही है, सी होगा। इसके बाद जो है अमृतसर घटना है, फिर ए होगा आपको। फिर यहाँ पे 1921 की घटना है मोपला विद्रोह, इसके बाद चौरी चौरा घटना है 1922 की। तो यहाँ पे साथियों सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं साथियों। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनवाया था। देखिए आप सभी को पता है कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था, और उसके बाद साथियों वास्को डी गामा कई बार भारत जो है आया, और 1503 में अगर आप देखेंगे तो पहली बार कोचीन में जो है ये अपने जो है फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 1503 ईस्वी में पहला किला इन्होंने कोचीन में बनवाया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री कब बनाई गई, कोचीन में 1503 ईस्वी में। डेट भी आपको याद रखना है 1503 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक्स्ट्रा शापिल जो 1748 का जो संधि है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए इससे जो है पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है, और दूसरा अगर हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों को मद्रास जो है पुनः वापस मिल जाता है। तो ये देखिए आप सभी कर्नाटक के कुल 3 युद्ध हुए थे, आप सभी को पता है, और इसमें साथियों ये संधियां इंपॉर्टेंट होती हैं कि किस संधि के तहत जो है किस जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किससे हुई, तो एक्स्ट्रा शापेल की संधि से हुई, ये 1748 की है। ऐसे दूसरे कर्नाटक युद्ध की संधि कैसे हुई, तीसरे कर्नाटक युद्ध की संधि कैसे हुई, ये चीजें साथियों पूछी जाती है। दूसरे कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो पौंडीचेरी के संधि से हुई थी, और तीसरे कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो पेरिस समझौता से हुआ था। तो ये चीजें साथियों आपको याद रखना है, ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इसका दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट का जो है सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो जागीरों का संकट इसके सबसे पहले प्रतिपादित किया था सतीश चंद्र ने, इसका डी ऑप्शन सही है। मतलब इन्होंने जो जागीरें बांटी थी और जागीर संकट को ही मुख्य आधार इन्होंने बताया है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए, सतीश चंद्र ने। तो जागीर संकट जो है मुगल साम्राज्य के पतन का कारण किसने माना, या ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत साथियों सतीश चंद्र ने दिया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन रॉय को अपने दूत के रूप में जो है लंदन भेजा था। तो ये साथियों इन्हें राजा की उपाधि भी किसने दी थी, इन्हें अकबर द्वितीय ने ही दी थी राजा की उपाधि, और इन्होंने ही जो है अपना एक दूत बनाकर
इंग्लैंड भेजा था राजा राम मोहन रॉय को। तो इसका करेक्ट आंसर अकबर द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 साथियों, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। आप सभी को पता है श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी 1792 में, और उसी से जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। उसमें जो है टीपू पराजित हुए थे। तो उस पर अभी हम लोग आगे और भी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली जो है पराजित होता है। इसमें कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहा है, मतलब कौन सा सही सुमेलित है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने जो है अंग्रेजों को पराजित किया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना जो है भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान को पराजित किया गया और युद्ध के मध्य जो है वो दिवंगत हुआ, मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी। तो साथियों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये ऑप्शन सही है। ये जो है वेलेजली के टाइम पीरियड में हुआ था 1799 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? वेलेजली थे। और वेलेजली और जो है टीपू सुल्तान के मध्य ही ये युद्ध लड़ा गया था, और इसमें टीपू सुल्तान पराजित हो गए थे और युद्ध में ही जो है युद्ध स्थल में ही ये मारे गए थे। और यहाँ पे अगर साथियों देखेंगे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध साथियों 1792 में ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध साथियों ये मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था, मंगलौर की संधि के तहत। और इसमें जो है अंग्रेज विजित हुए थे, मतलब हारे नहीं थे। यहाँ पे जो है हैदर अली जो है जीत गया था। और यहाँ पे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। तो ये संधियां भी साथियों काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला जो है वो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध वो मंगलौर की संधि से समाप्त होता है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। चौथे में तो जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और मैसूर जो साम्राज्य है वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साथ हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध। देखिए पहला कर्नाटक युद्ध मैंने आपको बताया था कि ये एक्सला शैपल की संधि है और ये जो है 1748 में हुई थी। दूसरा कर्नाटक का युद्ध साथियों ये जो है पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। और तीसरा जो है वो पेरिस समझौते के तहत समाप्त हुआ था। और यहाँ पे साथियों देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है अंग्रेज मैसूर युद्ध ये मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये जो है द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध। अच्छा इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये देखिए ये वाला सुमेलित नहीं है क्योंकि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से नहीं समाप्त हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था, दूसरा तो मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन 40 में भी मैच करने के लिए दिया है। क्वेश्चन 40 में देखिए इलाहाबाद की संधि ये 1765 में हुई थी। आप सभी को पता है 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी गई? अंग्रेजों को दे दी गई। उस समय पे जो है वो जो गवर्नर जनरल था वो क्लाइव था। क्लाइव दूसरी बार भारत आया था। और यहाँ पे फिर मंगलौर की संधि अगर आप देखेंगे तो मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी। मैंने आपको बताया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इससे समाप्त हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1784 में। सलबाई की संधि जो है ये 1782 की है। और मद्रास की संधि अगर साथियों हम लोग बात करते हैं तो ये है 1769 की। तो यहाँ पे साथियों जो मद्रास की संधि है उससे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, मंगलौर की संधि से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ 84 में हुआ। इसके बाद जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में, उसमें जो है टीपू पराजित हुआ था। तो ये चीजें साथियों ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर आप मैच करोगे तो 4 होगा, फिर जो है 2 होगा, 1 4 2 1 3। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग बात कर लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है और इसे जो है सही उत्तर का चुनाव करना है। काल कोठरी की घटना साथियों ये 20 जून की है। 20 जून ये 1856 की है, नहीं 1756 की घटना है ये, 1756। और इसके बाद साथियों बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध जो है बक्सर का युद्ध 1764 में है। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि साथियों अगस्त में हुई थी। 12 अगस्त को आप सभी को पता है बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी गई थी। और यहाँ पे जो मीर जाफर की मृत्यु है ये फरवरी 65 है, 1765। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले काल कोठरी की घटना होती है और ये 20 जून को हुई है 1756 में। और फिर बक्सर का युद्ध होता है, फिर जो है 1 2 फिर 3 फिर 4।
इसमें जो है फरवरी 65 में जो है इसकी मृत्यु होती है, और जो है लास्ट में अगस्त में 65 में हम लोग देखते हैं इलाहाबाद की संधि होती है। 1 2 3 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे साथियों अगर आप देखेंगे तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो अच्छा, ये पूछ रहा है कौन गवर्नर जनरल था किस गवर्नर के कार्यकाल में। तो देखिए ये क्लाइव हैं। क्लाइव दूसरी बार भारत आए थे, आप सभी को पता है 1765 में, और ये 1772 तक रहे थे। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग आया था, और इसी दौर के बीच 7 सालों में इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन लगा दिया था। उसी द्वैत शासन को जो है वॉरेन हेस्टिंग समाप्त करते हैं जब वो 72 में गवर्नर जनरल बनते हैं। तो ये इसमें साथियों पूछ रहा है कि हाँ, इसमें जो है इसका क्लाइव आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? तो ये शाह आलम है, ये मुगल सम्राट हैं, शुजाउद्दौला हैं, ये अवध के नवाब हैं, और मीर कासिम ये बंगाल के नवाब हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों, इसमें भी देखिए मैच करना है। इसमें वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था ना, व्यक्तिगत का सिद्धांत, राज्य अपहरण नीति डलहौजी का, वो मतलब उसमें दिया कि कब किसका विलय किया गया था। तो अवध का विलय साथियों अगर आप देखोगे तो ये 1856 में हुआ। वाजिद अली शाह वहां के नवाब थे, कुशासन का आरोप लगाया गया उनके ऊपर, और कुशासन के आधार पर अवध का जो है विलय करवा लिया गया। इसके बाद साथियों झांसी है, झांसी का जो है विलय जो है 1853 में होता है। सतारा का होगा साथियों 48, और ये जो है संबलपुर का 1849। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये साथियों आपको सीक्वेंस याद रखने हैं। ये कुछ चीजें आप याद रखिए। और नागपुर का जो है 54 में हुआ था, 1854 में नागपुर को मिलाया गया था। और ये सभी चीजें साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कब किसको शामिल किया गया। अवध का याद रखिएगा, स्पेशली अवध का पूछा जाता है। तो अवध को जो है कुशासन के आधार पर 1856 में मिलाया गया था। इसका अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो पहले में इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, सेकंड में हो जाएगा 1 2 1, फिर 4 3, 2 1 4 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो 2 1 3 4 है, 2 1 4 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें देखिए इलाहाबाद की संधि मैंने आपको बताई 1765 की है, और सलवाई की संधि ये 1782 की है। अमृतसर की संधि साथी ये 1809 की है। आप जो है सिख के जो राजा थे रणजीत सिंह, उन्हें जानते होंगे, रणजीत सिंह और जो है अंग्रेजों के बीच ये जो है समझौता हुआ था, अमृतसर की संधि। मंगलौर की संधि मैंने आपको साथियों पहले ही बताया, ये 1784 की घटना है। तो इसमें जब आप इसे सुमेलित करते हैं तो सबसे पहले जो है पहला 1 होगा, 3 होगा, फिर जो है 4 होगा, 2 होगा, 1 3 4 2, इसका 1 3 4 2 सही है। ये अमृतसर की संधि साथियों 1809 की है। ये रणजीत सिंह उस समय सिख जो है सिखों के राजा थे और पंजाब के, और मुख्य रूप से जो है यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं मंगलौर की संधि, दूसरा आंग्ल मैसूर समाप्त हुआ इससे। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में कौन सा था जिसने जो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हैदराबाद के निजाम ने ही इस पे सबसे पहले जो है हस्ताक्षर किए थे। और एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन तो यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले इस पे जो है अधिकार सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। और एक क्वेश्चन था तो ये भी पूछा था कि सहायक संधि को किसने नहीं स्वीकार किया था? ये सहायक संधि लेकर कौन आया था? लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया था। और लॉर्ड वेलेस्ली का अगर कार्यकाल आप देखते हो तो ये लगभग 1798 से 1803 के आसपास इनका कार्यकाल है। और यहाँ पे फिर साथ इंदौर के जो होलकर राजा हैं, होलकर, यहाँ इन्होंने जो है इस सहायक संधि को नहीं स्वीकार किया था। ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले किसने स्वीकार किया? हैदराबाद के निजाम ने। किसने कभी नहीं स्वीकार किया? जो है इंदौर के होलकर राजा ने। इस चीज को आप याद रखिए। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। ये 1856 ईस्वी में साथियों पहले भी हम लोग देख चुके हैं। वाजिद अली शाह जो है अवध के नवाब थे और अवध पे कुशासन का आरोप लगा और कुशासन के आरोप के आधार पर ही वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और 1856 में अवध पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? 1793 की बात है साथियों। ये जो है उस समय पे गवर्नर जनरल थे कार्नवालिस।
लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल हैं, और इन्हीं के समय में जो है स्थायी बंदोबस्त को जो है स्टार्ट किया गया था। इसमें जमींदारों को ज्यादातर अधिकार दे दिए गए थे। जमींदार मतलब जमींदारों को ही विशेष पावर दी गई थी इसमें स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ये हैदराबाद हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन हो गया शायद, ये 2 बार ये क्वेश्चन आ गया। इसके बाद साथियों है कि भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबंध होने के लिए जाना जाता है? देखिए, रैयत का मतलब होता है किसान, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि किसानों को ही भूमि का मालिक बना दिया गया, और किसानों को ही साथियों भूमि का मालिक बना दिया गया। ये व्यवस्था जो है मुनरो से संबंधित है। और एक पूछा जाता है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी हॉल्ड मैकेंजी ने। ये भी चीज आप याद रखेंगे। तो साथियों, इस जो है श्रृंखला में हम लोग 50 प्रश्नों को रखे हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री की ही और क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको पॉलिटिकल जो है पॉलिटी की भी क्लास में आपको प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि ये 2 विषय मेरे मुख्य विषय हैं। मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी के अंतर्गत क्लासेस प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं निश्चित तौर पर साथियों जीएस खंड के अंतर्गत मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आयोग बार बार जिन प्रश्नों को पूछता है, ये जो भी प्रश्न आप साथियों देख रहे हैं, ये कम से कम 4 से 5 बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इन प्रश्नों का चुनाव किया है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।